बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट्स अबाउट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे विलियम गोल्डिंग की बायोग्राफी, की फैक्ट, सेटिंग, करेक्टर, समरी और लास्ट में थीम। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। विलियम गोल्डिंग जिसकी डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर 1911 में हुई थी इंग्लैंड में, और स्टार्ट में इसने टीचिंग और फ़िलासफ़ी पढ़ाई थी। In 1935, he temporarily left teaching in 1940 to join Royal Navy. 1940 में इसने टीचिंग जो है लीव करके रॉयल नेवी ज्वाइन की थी। In 1954, he published his first novel, Lord of the Flies, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। In 1983 इसे लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, और जून 1993 में जो है इसकी डेथ होती है इंग्लैंड में। इसके फादर की ये विश थी कि ये साइंटिस्ट बने, बट इसने इंग्लिश लिटरेचर को प्रेफर किया। साइंटिस्ट बनने की वजह ये एक इंग्लिश लिटरेचर में जो है इस फील्ड में आ गए थे। टाइटल ऑफ द नावल। अब लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है रेफ़र करता है बेल्ज़ेबब को। बेल्ज़ेबब कौन है? ये डेविल का दूसरा नाम है। ही इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ फ्लाई, फिल्ट एंड डंग। तो इसको जो है लॉर्ड ऑफ फिल्ट और डंग भी कहा जाता है। थ्रू आउट द नावल चिल्ड्रन ग्रो डर्टियर एंड डर्टियर। अब पूरे नावल में होता क्या है, जो बच्चे एक आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनके जो आदात है, इनके जो अमाल है वो बिगड़ते जाते हैं। एन आउटवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इनर स्टेट, और ये इनकी इनर स्टेट की वजह से, बिकॉज इनकी जो है कोई देखभाल नहीं करता, तो ये जो भी करते हैं अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तभी इनके जो आदात हैं, जो अमाल है वो बिगड़ते जाते हैं। एज देयर सिविजरी एंड इवल इंक्रीजेज़, अब उनकी जो बुराइयां हैं जब वो बढ़ती हैं, दे सीक अ सिंबल अ गॉड टू वर्शिप। तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शैतान को जो है ये इबादत कर रहे होते, क्योंकि इनके जो अमाल होते हैं वो बिल्कुल शैतानों जैसे होते हैं। व्हेन जैक एंड हिज हंटर्स किल अ बॉर, बॉर का मतलब है सूअर का गोश्त। मीन्स जब ये एक सूअर का जो है मतलब हंट करते हैं, उसका शिकार करते हैं। जैक जो है हमारे पास एक करेक्टर है, ये आगे हम देखेंगे। They have their opportunity, they have the pig's head emplaced on a stake as an offering to the beast। और फिर क्या करते, उस पिग का जो हेड है, उसका जो सर है, वो उठा के एक स्टिक पे लगा के और जंगल में रखते हैं कि कोई बीस्ट आके इसे उठा ले। अब ये एक अफवाह फैलती है कि जंगल में जो एक बीस्ट भी है। ये समरी में हम देखेंगे कि एक्चुअल में बीस्ट था या नहीं। द हेड इज़ सून रोटिंग एंड कवर्ड विथ फ्लाइज। अब हेड को जब ये लोग रखते हैं, जो पिग का जो हेड होता है उसको जब रखते हैं तो उस पर क्या होता है, वो सड़ जाता है, और सड़ जाने के बाद उस पर जो है फ्लाइज जो है उसे कवर करते हैं। द हेड रेफर टू एज द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब वो जो हेड है वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को। देन सिम्बलाइजेज द इवल, और ये सिम्बलाइजेशन है किस चीज़ की? इवल और सिविजरी की, ऑफ जैक्स ट्राइब ऑफ हंटर्स। जैक जो है हमारे पास एक किस्म का इंटोगनिस्ट ही समझ। अब इसके की फैक्ट्स की बात करें तो ये एलिगोरी है। एलिगोरी का मतलब ये है कि एक ऐसी स्टोरी या एक ऐसा पोएम या एक ऐसी पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील हिडन मीनिंग, एंड इट इज़ डायस्टोपियन फिक्शन। इसकी फ़र्स्ट पब्लिकेशन 1954 में हुई थी। पब्लिशर इसके फेबर है, और इसकी अगर टोन की बात करें तो डार्क है, वायलेंट है, पेसिमिस्टिक है, ट्रेजिक है, अनस्पेयरिंग है। प्रोटोगनिस्ट इसका जो है राल्फ है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हैज़ आल्सो इंस्पायर्ड मैनी पॉपुलर म्यूजिशंस, और इससे काफ़ी जो पॉपुलर म्यूजिशंस हैं वो इंस्पायर हुए थे इस नावल से, और इसको ह्यूज सक्सेस मिली थी यूके और यूएस में। और इसके जो स्टूडेंट्स से शोड इंटरेस्ट इन रीडिंग दिस बुक इन स्कूल, तो इसको जो है स्टूडेंट्स ने काफ़ी लाइक किया स्कूल वगैरह में, और इसको जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ये नावल जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिश हुआ था बाय विलियम गोल्डिंग। इट रिसीव्ड मच नेगेटिव क्रिटिसिज्म, तो इसको काफ़ी नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिली, क्योंकि जब भी कोई वर्क पब्लिश होता था, किसी भी राइटर को जब भी कोई वर्क पब्लिश करना था तो उस पर क्रिटिसिज्म ज़रूर होती थी, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में या पॉजिटिव फॉर्म में। और क्रिटिसिज्म का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ नेगेटिविटी शो करनी है, आपने फॉल्ट निकालने। नो, क्रिटिसिज्म आल्सो मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू डू क्रिटिसिज्म, सो दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव। यूनाइटेड स्टेट्स में इसके 3000 जो है इसके कॉपीज सोल्ड हुए थे। इट बिकेम व्हाट मैनी बिलीव्स इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉडर्न नॉवल ऑफ ऑल द टाइम। तो लोगों का फिर ये बिलीव बना कि ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा फेमस हो जाने वाला नावल है।
द नॉवल वॉज बेन्ड इवन आफ्टर रिसीविंग सो मच रिकग्निशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो लोगों की जब इसको ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली इस नावल को, तो कुछ ऐसे ममालिक जहाँ पे इसको बैन किया गया। 60s में क्या हुआ, इसको जो है कुछ स्कूल्स में जो है इसको भी जो है बैन कराया गया। इसकी अगर सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग जो है एक अननेम्ड इनहेबिटेड ट्रॉपिकल आइलैंड पे होती है और पैसिफिक ओशियन ड्यूरिंग अ फिक्शनल वर्ल्ड वाइड वॉर अराउंड द ईयर 1950। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो है इसकी सेटिंग हुई है और ये कहाँ हुई है, इस जगह का कोई नाम नहीं है, अननेम्ड है, अनइनहेबिटेंट है, जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, एक आइलैंड है। बस इतना माइंड में रखना कि एक आइलैंड ही है, इसकी जो सेटिंग है वो एक आइलैंड पे हुई है, बट वो आइलैंड का कोई नाम नहीं। द बॉयज़ अराइव ऑन द आइलैंड व्हेन अ एयरप्लेन दैट वाज प्रिसेबली एवोकेटिंग देम क्रशेस। तो होता कुछ यूँ है कि एक प्लेन जो है क्रश होता है और वो जो क्रश होके वो जो है एक आइलैंड पे गिर के, तो फिर ये लोग जो है, ये जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो करेक्टर है वो है रॉल्फ। और रॉल्फ कौन है, इस लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के मीन्स इस नावल के जो है प्रोटोगनिस्ट है। द बॉयज़ इलेक्ट हिम चीफ ऑफ ओवर जैक। अब जो इसके साथ दूसरे बॉयज़ होते हैं वो इसे सेलेक्ट करते हैं एज अपने लीडर, सुपीरियर जो है इसे सेलेक्ट करते हैं। एंड ही डज़ हिज बेस्ट टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एंड सिविलाइज्ड। और ये जो है इसके अंदर लीडर वाली क्वालिटी भी होती है, ये एक मतलब चीज़ों को तरतीब भी देते हैं और एक सिविलाइज्ड पर्सन है। ही गिव्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर टू कीप अ सिग्नल फायर गोइंग एंड टू बिल्ड स्टर्डी शेल्टर्स। और इसका जो सबसे पहला काम होता है, अपने जब इसके साथ दूसरे बच्चे भी होते हैं ना, और ये सारे बच्चे होते हैं, ये चीज़ एक माइंड में रख लेना कि जब ये लोग आइलैंड पे आते हैं तो जितने भी करेक्टर्स हैं हमारे पास ये सब बच्चे होते हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो है राल्फ होता है। और राल्फ जो है सबसे पहले इनको जो ऑर्डर देता है, क्योंकि राल्फ को जब इलेक्ट किया जाता है एज अ लीडर, तो राल्फ का सबसे पहला ऑर्डर होता है कि एक फ़ायर जलाई जाए और वहाँ पे एक मतलब हट्स बनाए जाए, जो झोंपड़ियाँ वगैरह होती है। फ़ायर इसलिए जलाई जाए ताकि यहाँ से अगर कोई कश्ती गुज़र रही हो, कोई बोट गुज़र रही हो, तो वो ये फ़ायर दे के हमारी तरफ आए, हमें यहाँ से ले जाए, क्योंकि ये लोग एक अननेम्ड आइलैंड पे रह रहे हैं। However, जैक pushes back and fights Ralph for power। अब जैक जो है एक मतलब जेलसी फील करता है जब सारे जो बॉयज़ होते हैं जब रॉल्फ को सेलेक्ट करते हैं एज अ लीडर, तो जेलसी की वजह से जो है ये जो है अपनी पावर फिर शो करता है और लड़ता है इसके साथ। जैक एंड हिज एनार्किस्टिक व्यूज़ इवेंचुअली विन द अदर बॉयज़। अब क्या होता है कि जैक को भी कुछ ना कुछ मिल जाता है एंड रॉल्फ इज़ left in the running for his life as Jack's tribe hunts him for support। अब रॉल्फ क्या करता है कि जैक को ये काम सौंप देता है कि आप जो है हंट मतलब जो शिकार करते हैं उनके लीडर बनो। इसके साथ कुछ और बॉयज़ होते हैं, तो इस तरह ये उनका लीडर बन जाता है। रॉल्फ हु इज़ जस्ट ओवर 12 years old। देखो रॉल्फ की जो एज है वो सिर्फ 12 years है। इट डिस्क्राइब्ड एज फेयर हेयर्ड, अट्रैक्टिव एंड एथलेटिक। और ये काफ़ी जो है अट्रैक्टिव होते हैं और फिट होते हैं, मींस हिज अपीयरेंस इज़ कंपेयर टू दैट ऑफ बॉक्सर्स। और इसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल बॉक्सर्स की तरह है, बट ही डज़ नॉट हैव द फेस नॉर द पर्सनैलिटी ऑफ अ बॉक्सर। लेकिन जो बॉक्सर के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो एक लीडर की क्वालिटीज़ होती है। अ नेचुरल लीडर, देखो एक नेचुरल लीडर की तरह है। रॉल्फ इज़ चार्मिस्टिक, लॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक। हिज करेक्टर सिम्बलाइजेज। अब ये देखो यहाँ पे सिम्बलाइजेशन की भी आपको जो है मतलब देख सकते हो। पेपर में कभी कभी सिम्बलाइजेशन पे भी सवाल आता है कि जैक किस चीज़ का सिम्बलाइजेशन था, रॉल्फ किस चीज़ का सिम्बलाइजेशन था। अब यहाँ पे रॉल्फ किस चीज़ का सिम्बलाइजेशन है, लीडर का है, सिविलिटी का है और कॉमन सेंस का है। दूसरा करेक्टर हमारे पास है जैक। जैक इज़ द इंटोगनिस्ट ऑफ द नावल। ये इंटोगनिस्ट है नावल के। ही इज़ इम्पल्सिव, वायलेंट, क्रूल एंड हंग्री फॉर पावर। तो ये काफ़ी वायलेंट होते हैं, जालिम होते हैं और पावर के हंग्री होते हैं। ही हेट्स रॉल्फ फॉर विनिंग द इलेक्शन। जैसे मैंने बताया जब सारे बॉयज़ ये फ़ैसला करते कि रॉल्फ को हमारा लीडर होना चाहिए, तो ये उस वक्त रॉल्फ से जो है इसकी जो है नफ़रत स्टार्ट होती है।
and he fights Rolf's authority and he's supported by Maurice, Roger, Robert and a little named Johnny. ये कुछ करेक्टर ये आगे हम देखेंगे, तो ये जो है इसकी कुछ सपोर्ट इनकी तरफ से मिलती है. एंड ही फर्स्ट एक्ट्स एज द लीडर ऑफ द हंटर्स, और स्टार्ट में इसे जब हंटर का लीडर बनाया जाता है, वो भी कौन बनाता है, रॉल्फ इसे बनाता है. एंड ही अपीयर्स रैशनल, हाउएवर ही बिगिंस टू डेवलप एंड स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन एंड paranoia, eventually breaking up and forming his tribe. While he pushes for anarchy during his time under Rolf, Jack acts as a dictator over his group. तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि पूरे नावल में होता क्या है कि ये जो है किसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, रॉल्फ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और रॉल्फ के साथ लड़ते भी हैं. वो हम देखेंगे कि किस तरह और कब और कैसे ये जो है रॉल्फ के ख़िलाफ़ होते हैं और कहाँ पे इनकी फ़ाइट होती है. अब इसका जो है इसकी जो अपीयरेंस की बात की गई, ये एक टॉल थे, थिन थे और बोनी टाइप थे, और इसके जो हेयर थे वो रेड बीनीथ द ब्लैक कैप. हिज फेस वाज क्रम्पल्ड एंड फ्रिकल्ड एंड अगली विदाउट सिलीनेस आउट ऑफ हिज फेस. तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इसका अपीयरेंस है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉरिस जो है हमारे पास तीसरा करेक्टर है. मॉरिस ड्यूरिंग द हंटर्स किलिंग द पिग चांट मॉरिस हु इज़ वन ऑफ जैक्स हंटर्स. ये भी जैक का हंटर है. प्रिटेंड्स टू बी अ पिग, तो ये जो है अपने आप को ऐसे शो करता है कि ये एक सुअर है, मींस पिग है. वाइल द अदर्स प्रिटेंड टू स्लॉटर हिम. अब ये एक पार्टी चल रही होती है, तो वहाँ पे ये जो है मतलब मजाक में ये अपने आप को ऐसे शो करता है कि मैं एक पिग हूँ. तो वो अंधेरा होता है और इस तरह इसका जो है कत्ल फिर हो जाता है. व्हेन द हंटर्स किल अ पिग, जब ये हंटर जो है पिग को कत्ल करते हैं, किल करते हैं, जैक स्मेयर्स ब्लड ऑन मॉरिस फेस. अब जैक क्या करता है, वही ब्लड जो है मॉरिस इसके जो है फेस पे लगाता है. मॉस रिप्रेजेंट्स द, अब यहाँ पे इसकी फिर सिम्बलाइजेशन है, मॉस रिप्रेजेंट्स द माइंडलेस मैसेज, द बीस्ट, अ डेड पायलट हुम साइमन डिस्कवर्स इन द फॉरेस्ट. ये एक पायलट होते हैं और साइमन जो कि हमारे पास एक करेक्टर हैं, आगे हम देखेंगे, वो डिस्कवर करते हैं इसको फॉरेस्ट में, क्योंकि ये गिर जाते हैं जहाज़ से, और इसको जो है लोग कंसिडर करते हैं कि ये एक बीस्ट है, बट एक्चुअल में ये बीस्ट नहीं होते. इट मीन्स बीस्ट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं. द अदर बॉयज़ मिस्टेक हिम एज अ नेफेरियस सुपरनेचुरल वुमेन द बीस्ट. तो इस तरह इसको जो है जो दूसरे बच्चे होते हैं वो इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक बीस्ट है, बट एक्चुअल में ये बीस्ट नहीं है. They attempt to appease his spirit with the Lord of the Flies. Piggy. Piggy is short, overweight and asthmatic. Piggy जो है short है, overweight है और asthmatic है. He wears glasses वगैरह ये जो है पहनते. Rejects physical labor and he wins constantly. Most of the other boys use him as a scapegoat and they mock and ostracize him. तो लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि ये ओवरवेट है, शॉर्ट है. हिज ट्रू नेम इज़ नेवर गिवन इन द स्टोरी. तो पूरे स्टोरी में इसका कोई ट्रू नेम नहीं है. द बॉयज़ कॉल्स हिम पैगी. लोग जो है इसको पैगी बुलाते हैं, विच ही आस्क नॉट टू बी कॉल्ड. तो ये माइंड भी करते कि मुझे इस नाम से ना बुलाया जाए. पैगी इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ रॉल्फ. तो ये एक ऐसा करेक्टर है जो रॉल्फ के साथ हमेशा रहते हैं और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है. पैगी इज़ इंटेलेक्चुअल. पैगी इंटेलेक्चुअल है और ये एडवाइज़र है किसके, रॉल्फ के, मतलब एज एडवाइज़र के तौर पे काम करते. साइंटिफिक एंड good with words. Rolf leans on him through, though he does often get frustrated with Peggy's winning personality. तो रॉल्फ को कभी कभी इसकी पर्सनैलिटी पे गुस्सा भी आता है, बट जो पैगी हैं वो हमेशा इसके साथ होते हैं, तब जो है रॉल्फ का जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है. Although he does not help with the hard work, Peggy contributes to the group in several ways, including letting them us as. तो ये इसकी और एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा. साइमन, ये करेक्टर द विजनरी ऑफ द ग्रुप, गिवन फेंटिंग स्पेल्स एंड स्पेंडिंग टाइम अलोन इन द जंगल. तो ये एक ऐसा करेक्टर्स है जो इंट्रोवर्ट टाइप है, मीन्स अकेला वक्त गुजारता है. ही इज़ कंसिडर्ड ऑड बाय द अदर बॉयज़, और इसको जो है ऑड कंसिडर किया जाता है तो दूसरे बॉय थे. ओनली साइमन अंडरस्टैंड्स द ट्रू नेचर ऑफ द बीस्ट दे फेयर. सो साइमन को पता चलता है कि वो एक्चुअल में बीस्ट नहीं था, वो एक्चुअल में एक पायलट था. जो बॉयज़ है वो उसे कंसिडर करते हैं एक बीस्ट.
लेकिन साइमन जो है उस पायलट को जो है देख के पता लगा लेता है कि वो एक पायलट है, वो कोई बीस्ट नहीं है। एंड ओनली साइमन डेयर्स टू इन्वेस्टिगेट द एयर क्रिएचर साइंड ऑन द माउंटेन, और वो जो पायलट उसकी लाश जो है एक माउंटेन पे होती है, बिफोर दे कैन रिवील व्हाट ही हैज़ लर्न ही इज़ किल्ड इन अ ट्राइबल इट विल गोन टू फार। अब ये जब इनको बताने के लिए आता है कि वो एक बीस्ट नहीं एक पायलट है, तो इसे रास्ते में ही मार दिया जाता है। रॉजर, अ स्ले secretive boy who displays early on, स्ले का मतलब है अयार, चालाक, a cruelty toward the weak and vulnerable, और ये भी ज़्यादा जो है क्रूलिटी जो है मतलब शो करते हैं जो वीक लोग होते हैं, जो वीक बॉयज़ होते हैं आइलैंड पे। Once going Jack's tribe he becomes the hangman, cashing Peggy's death, और ये पैगी को भी मार देता है। उसके ऊपर एक बड़ा सा जो है मतलब जो माउंटेन का जो एक पत्थर होता है वो जो है उस पर फेंकता है, और इस तरह पैगी की डेथ हो जाती है। सेमेरिक ये दो ट्विन्स जो है ब्रदर्स हैं, सेम और एरिक जिसका नाम है, अनटिल दे ज्वाइन द ट्राइब, और इन दोनों को भी ये मारने की कोशिश करता है सेमिनरिक को। सेम एंड एरिक मीन्स ये दो ट्विन्स बॉयज़ हैं, तो रोजर जो है इन दोनों को भी मारने की कोशिश करता है जब ये पैगी को मार देता है। एंड प्रिपेयरिंग अ स्टेक ऑन विच टू माउंट रॉल्फ्स हेड, और इसकी ये कोशिश होती है कि जैसे इन्होंने वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का मतलब सर रखा था किधर, जंगल में, इसकी ये विश होती है कि राल्फ का भी इसी तरह सर मतलब उसका सर काट के माउंटेन के या उस जंगल में रखा जाए। सेम एंड एरिक, ये दो ट्विन बॉयज़ जिसका नाम है सेम एंड एरिक, रिप्रेजेंट सिविलाइज्ड एंड सोशलाइज्ड पर्सन्स एज आइडेंटिकल ट्विन्स। दे हैव ऑलवेज बीन अ ग्रुप albeit and the smallest of groups, but a group nevertheless. They know no other way to than to submit to the collective identity and will. They are essentially devoted to rescuing but easily overwhelmed by the futility of the tribe. तो ये दो कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो रॉल्फ के साथ हमेशा लॉयल रहते हैं, और ये भी इसी तरह रॉल्फ के ही हक में वोट देते हैं। आफ्टर द हॉरर ऑफ साइमन्स डेथ, साइमन की जब डेथ होती है, in which they participate, they fear for their own lives because they have remained loyal to Ralph, क्योंकि साइमन भी जो था रॉल्फ के साथ लॉयल था, उसकी इसीलिए डेथ होती है, उसको मार दिया जाता है। तो इनको भी अब ख़दशा होता है, इनको भी डर लगता है कि शायद हमें भी रॉल्फ की तरह मतलब रॉल्फ का सपोर्टर होते हुए हमें भी साइमन की तरह मारा जाए। नेवल ऑफिसर, द नेवल ऑफिसर अपीयर्स इन द फाइनल सीन ऑफ द नावल, ये जो है फाइनल सीन में जो है अपीयर होते हैं। Rolf encounters him on the beach. He tells Rolf that his ship decided to inspect the island upon seeing a lot of smoke, the outcome of the forest fire that Jack and his tribe had set in the hopes of driving Rolf out of hiding. तो ये एक ऐसा करेक्टर है जो लास्ट में अपीयर होता है, और इसकी जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन हम नॉवल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास करेक्टर आता है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द पिग्स हेड दैट जैक इम्प्लेसेस ऑन अ स्टिक एज एन ऑफरिंग द बीस्ट। तो ये जो है पिग का जो है सर होता है, और इसको जो है ऑफ़र करता है जैक किसको, बीस्ट को, कि बीस्ट आके इसे उठा ले, इसको खा ले, क्योंकि इनका एक कंसेप्ट होता है कि जंगल में एक बीस्ट भी है। द बॉयज़ कॉल द ऑफरिंग द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विच इन जूडो क्रिश्चियन मिथोलॉजी रेफर्स टू बेल्ज़ेबब। अब यहाँ पे देखो ना बड़े क्लियर लिखा है कि क्रिश्चियन मिथोलॉजी में क्या है कि जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है ये किसका सर था, बेल्ज़ेबब का, मींस शैतान को रेफ़र करता है। एन इनक्रिनेशन ऑफ सैटन इन द नॉवल द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज फंक्शंस टोटेमिकली, इट रिप्रेजेंट्स द सेवेजरी एंड इमॉर्टलिटी ऑफ जैक्स ट्राइब। और इसके बाद हमारे पास लास्ट करेक्टर है वो है लिटल्स। लिटल्स जो है द लिटलेस्ट बॉयज़, ये सबसे छोटे बच्चे होते हैं अराउंड एजेस 6 एंड अप। इनकी जो है जो सब बच्चे इनकी जो एज होती है वो 6 एंड अप होती है। सबसे बड़ा इनका में जो है राल्फ होता है जिसकी एज 12 होती है। दे रिमेन विद राल्फ ड्यूरिंग द म्यूटिनी, तो ये राल्फ के साथ होते हैं। म्यूरिस अबिगेन हु बिकम्स वन ऑफ द जैक्स की सपोर्टर्स, तो ये भी इस तरह ये माइनर करेक्टर्स है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इनका इतना रोल नहीं है पूरे नावल में। और इस तरह हम ये अपनी वीडियो यहाँ पे एंड कर देते हैं, क्योंकि इससे आगे जो है समरी होगी, क्योंकि अगर इसको और फर्दर डिस्कस करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा समरी और थीम का, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।